नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस भी ऐसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे, दिमाग में आते होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, क्या कुछ है सांसदों के सवाल और क्या है सरकार की तरफ से दिए गए जवाब, इसका तमाम ब्यौरा हम आप तक लेकर आएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसे राजकीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलते हैं, क्या है इसे लेकर राज्यों की भूमिका और क्या कदम उठाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। साथ ही 12 सड़कों के बनने की मौजूदा स्थिति क्या है। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन की। क्या है इस योजना का अपडेट, जानेंगे राज्यों में क्या है इस मिशन की स्थिति, किन राज्यों में ये अब तक लागू हुआ है। इसके अलावा पिछले 2 साल में देश से कितनी मात्रा में गेहूं और धान का निर्यात हुआ, इस पर भी आज आपको जानकारी हम देंगे। देश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने की स्थिति क्या है, इस सवाल को भी हमने अपने आज के कार्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा कौन से राज्य का कौन सा मंदिर हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हुआ, ये भी आज के कार्यक्रम के जरिए इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवाल के साथ। पहला सवाल इसी मंत्रालय से जुड़ा है, जिसे लोकसभा सांसद राजेश वर्मा ने पूछा। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से जानना चाहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राजस्थान, गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के संबंध में सरकार द्वारा क्या काम किए गए हैं। क्या सरकार ने इसके तहत लक्ष्य तय किया है? क्या इस योजना की निगरानी के लिए सरकार ने कोई तंत्र विकसित किया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक कितने किसानों को फायदा मिला? और इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई। इस योजना का मकसद खेतों में जल की पहुंच को बढ़ाना और सिंचाई कृषि योग्य भूमि विस्तार, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, संपोषणीय जल संरक्षण प्रथा की शुरुआत जैसे कई कदम शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक हर खेत को पानी भी है। हर खेत को पानी के तहत इस मंत्रालय द्वारा कमांड क्षेत्र के विकास और जल प्रबंधन, भूतल लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार और भूजल घटक के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। CADWUM कार्यक्रम का मकसद सिंचाई में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। साथ ही हर काश्तकारी खेत के लिए जल आपूर्ति और जल उपयोगकर्ता संगठनों को सिंचाई प्रणाली के नियंत्रण और प्रबंधन का हस्तांतरण भी इसमें शामिल है। इस समय जल्द सिंचाई लाभ कार्यक्रम की प्राथमिकता प्राप्त 99 परियोजनाओं के CADWUM अवयव को ही निधियों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना HKKP के लिए ये योजना मार्च 2021 तक वैध थी। 2021 से 2026 के लिए इस योजना का विस्तार का विषय सरकार के विचाराधीन है। 2021 से 2026 के लिए इस योजना के अनुमोदन के आधार पर इस अवधि के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। SMI जल निकायों का RRR और CADWM परियोजना की निगरानी केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के द्वारा निगरानी दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके साथ ही CADWM के लिए परियोजना प्रबंधन निकाय द्वारा भी निगरानी की जाती है। भूजल योजनाओं की समीक्षा भी मासिक आधार पर राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के साथ की जाती है। CADWM, MMI और जल निकाय अवयवों किसानवार विवरण नहीं किए जाते हैं,
साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 8,562 WUA गठित किए गए हैं, जिसमें से 4,061 WUA ने CAE परिसंपत्तियों का नियंत्रण संभाल लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 34,928 किसानों को HKKP के भूजल अवयव के तहत लाभ प्राप्त है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछा कि देश में वर्तमान में गेहूं और धान का कितना भंडार है और पिछले 2 वर्षों में देश से कितनी मात्रा में गेहूं और धान का निर्यात हुआ है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई 2021 की स्थिति के मुताबिक केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 882.77 लाख टन था, जिसमें गेहूं का 589 लाख टन और चावल का 293.71 लाख टन स्टॉक शामिल है। साल 2019-20 में 2,19,693 टन गेहूं का निर्यात किया गया और 2020-21 के दौरान भारत से निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा 2,88,489 टन थी। चावल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मंत्रालय ने बताया कि बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के दौरान 44,54,747 टन रहा, जबकि बासमती के अलावा चावल का आंकड़ा 50,56,259 टन रहा। 2020-21 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 46,30,465 टन रहा। बासमती चावल के अलावा चावल का निर्यात 1,30,95,147 टन का रहा है। पात्र देशों के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय सहायता के जरिए केंद्रीय पूल से अनुदान दिया गया। 2019-20 के दौरान 1,584.117 टन, इस दौरान 600 टन चावल अनुदान दिया गया। 2020-21 के दौरान 75,000 टन गेहूं और 4,000 टन चावल का अनुदान दिया गया। लोकसभा सांसद बालक नाथ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से सवाल किया। उन्होंने अपने सवाल के जरिए जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा राजस्थान में बांस आधारित उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को विकसित करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। अगर हां, तो इस योजना के तहत लघु और मध्यम आकार की प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। एनबीएम के पुनर्गठन के बाद अभी तक राजस्थान सहित देश में स्थापित की गई लघु और मध्यम आकार की प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या कितनी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सरकार 2018-19 से राष्ट्रीय बांस मिशन चला रही है। नेशनल बैम्बू मिशन क्लस्टर अप्रोच मोड में रोपड़ सामग्री संग्रहण के लिए सुविधाओं का सृजन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, कौशल विकास और ब्रांड निर्माण पहल से लेकर उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को जोड़कर बांस क्षेत्र की संपूर्ण श्रृंखला को विकसित करने पर ध्यान देता है। इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बांस संपन्न राज्यों सहित उन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां इनका सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ है। 2021 में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को भी नेशनल बैम्बू मिशन के तहत शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय बांस मिशन नहीं चलाया जा रहा है। इसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहित देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को चला रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं और परंपरागत कारीगरों की सहायता करके बेंत और बांस आधारित सूक्ष्म इकाइयों सहित गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके स्वयं रोजगार के अवसरों को सृजित करने के मकसद से एक प्रमुख क्रेडिट संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम है। स्कीम के तहत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है।
सरकार द्वारा दे मार्जिन मनी सब्सिडी विभिन्न श्रेणियों के लिए 15% से लेकर 35% तक होती है। लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को सर्दियों में 12 सड़क में हुई प्रगति की स्थिति क्या है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 12 सड़कों से जोड़ने की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति क्या है। उत्तराखंड राज्य में सड़क अवसंरचना के विकास से चार धाम यात्रा जैसे पर्यटक को किस हद तक बढ़ावा मिलने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को इससे क्या लाभ होंगे। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को सर्दियों में भी 12 सड़क से जोड़ने का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 12 सड़क बनाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड राज्य में सड़कों के विकास से चार धाम यात्रा जैसे पर्यटन में सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है, जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क के रूप में या फीडर मार्ग के रूप में संपर्कता बढ़ाना, अविकसित क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास, रोजगार और व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि, कम परिवहन लागत, बेहतर सड़क परिवहन गलियारे, भूस्खलन से बचने के लिए गंभीर भूस्खलन और संकटमय स्थानों और क्षेत्रों के लिए उपाय, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना के विकास से होने वाले संभावित लाभ होंगे, जैसे इसमें क्या होगा, सुरक्षा बलों की तेजी से आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बों और गांव के लिए संपर्कता प्रदान करना, चिकित्सा सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराना, क्षेत्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता देना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला मुख्यालयों को 12 संपर्कता उपलब्ध करने के लिए बीआरओ द्वारा 2.265 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग और 450 मीटर की लंबाई वाली नेचीपू सुरंग नाम की 2 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया और उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि वर्ष 2019-2020 के दौरान और अब तक राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित राजकीय राजमार्ग वार ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त प्रस्तावों में से अभी तक लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव मिलते रहते हैं। मंत्रालय संपर्कता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यों की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार करता है। अब अगला सवाल, लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए झारखंड राज्य के सार्वजनिक और निजी सोलर पार्कों की स्थापना कर रही है। क्या पार्कों की स्थापना में देरी हो रही है? अगर हाँ, तो इसके कारण क्या हैं? क्या सोलर पार्कों की स्थापना पूरा करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? क्या सरकार को झारखंड के खासतौर पर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ के जिलों में नए सोलर पार्क की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने झारखंड राज्य में गेटल सूद में 100 मेगावाट और धुरवा में 50 मेगावाट यानी कुल 150 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग सौर पार्क अनुमोदित किया है। मंत्रालय की मंजूरी के मुताबिक झारखंड में 150 मेगावाट सौर पार्क को पूरा करने की समय सीमा भी तय की गई है। ये 4 सितंबर 2021 को तैयार हो जाएगा। सौर पार्क डेवलपर को पूरा करने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा दी गई है। मंत्रालय पार्कों को समय पर पूरा करने की सुविधागत बनाने की सोच से पार्क डेवलपर और राज्य सरकारों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। झारखंड सरकार ने देवघर, गढ़वा, पलामू और सिमडेगा जिलों में
हर एक में 20 मेगावाट के सौर पार्कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं। राज्यसभा सांसद केसी राममूर्ति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि कर्नाटक में सीएनजी स्टेशनों का ब्यौरा क्या है। क्या कर्नाटक में न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार 811 सीएनजी स्टेशनों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सीएनजी स्टेशनों की संख्या केवल 44 है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में 73 सीएनजी स्टेशन हैं। कर्नाटक राज्य में सीएनजी स्टेशनों के विस्तार और विकास का काम लगातार जारी है। सीजीडी नेटवर्क का विस्तार और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, ट्रंक पाइपलाइन कनेक्टिविटी, कंपनियों द्वारा पीएनजीबीआरबी के प्रति प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव ने विद्युत मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित गैर पारंपरिक मीटरों के संबंध में कोई आंकड़े रखती है। देश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने की स्थिति क्या है। इस सवाल का जवाब विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 2,62,94,894 पारंपरिक मीटर लगाए गए हैं। एजेंसियों और योजनाओं से मिले आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई 2021 तक देश भर में करीब 2,49,000 प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 11,47,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय ड्रोन नीति से जुड़े सवाल की। और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विजय कुमार ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने अपनी नई राष्ट्रीय ड्रोन नीति के मसौदे में लोगों और कंपनियों के लिए ड्रोन का स्वामित्व और संचालन आसान बना दिया है। इस नई नीति की खासियत क्या है और क्या ड्रोन के कवरेज को बढ़ाने और प्रपत्रों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या कार्गो सुपुर्दगी के लिए नए ड्रोन कॉरिडोर विकसित करने और नई ड्रोन संवर्धन परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस अहम सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री वीके सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, ड्रोन नियमावली 2021 का प्रारूप 15 जुलाई 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इसमें विभिन्न प्राधिकारों, लाइसेंसों, परमिट, प्रमाण पत्र और अनुमोदनों को खत्म किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें शामिल है विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, समरूपता प्रमाण पत्र, रखरखाव आयात, प्रचारक परमिट, अनुसंधान और विकास संगठन का प्राधिकार, विद्यार्थी, रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट अनुदेशक प्राधिकार, ड्रोन पोर्ट अधिकार, अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या और उड़ान पूर्व अनुमति को खत्म किए जाना भी इसमें शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रकाश बांडा ने विदेश मंत्री से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान में टकराव को देखते हुए सरकार द्वारा भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत लाए जाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या सरकार का इस संकटग्रस्त देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जैसी योजना को आगे बढ़ाने का विचार है। इस सवाल का जवाब विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिया। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में पैदा हुए हालातों पर सरकार लगातार निगरानी कर रही है और अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए अफगान अधिकारियों से संपर्क में भी रहती है। अफगानिस्तान में हमारे मिशन और केंद्र भारतीय नागरिकों को लगातार आवश्यक मदद दी जा रही है। भारतीय नागरिकों के लिए नियमित रूप से सुरक्षा परामर्शें जारी की जाती हैं। सुरक्षा उपाय के तहत जुलाई 2021 में कांधार में हमारे कोंसलावास में भारतीय कर्मियों को अस्थायी रूप से वापस बुला लिया गया था। राज्यसभा सांसद के आर सुरेश रेड्डी ने संस्कृति मंत्री से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को वारंगल केरामाप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध मिला है। सरकार द्वारा मेडारम जात्रा उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, तेलंगाना की सरकार ने 2014 में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है,
इसे विश्व विरासत की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। रुद्रेश्वर मंदिर के नामांकन पर 16 से 31 जुलाई 2021 को चीन में हुए विश्व विरासत समिति को विस्तारित 44वें सत्र में विचार किया गया था और इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। मेडारम जात्रा उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर बेलाना ने पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने लोथल, गुजरात में NMHC यानी राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या भारत में समुद्री विरासत के प्रदर्शन के लिए NMHC को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या देश में अन्य तटीय राज्यों को भी इस समुद्री संस्कृति को इस परिसर में प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलेगा? पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने जानकारी दी कि जी हां, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय धरोहर परिसर के विकास में सहयोग के लिए पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच 16 जून 2021 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत में समुद्री विरासत के प्रदर्शन के लिए NMHC के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर उन्हें बताया कि NMHC को समुद्री संग्रहालय, दीप स्तंभ संग्रहालय, समुद्री थीम पार्क, मनोरंजन पार्क केंद्र के साथ देश में अपनी तरह के पहले विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। भारत को समुद्री धरोहर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नई तकनीक को उपयोग करते हुए एक शिक्षणोरंजन यानी शिक्षा और मनोरंजन को अपनाकर ये देश की प्राचीन से आधुनिक समय तक की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। देश में अन्य तटीय राज्यों की भी समुद्र संस्कृति को इन परिसर में प्रदर्शनी लगाने को लेकर पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बताया कि NMHC में हर एक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पवेलियन भी प्रस्तावित है ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जा सके। हर एक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NTPC में मूर्त और अमूर्त धरोहर दोनों को शामिल करते हुए अपनी विविध सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पूछा है अजय प्रताप सिंह ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछा कि पिछले 3 साल के दौरान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सीधी से गुजरने वाली कटनी, ब्योहारी, चोपन रेलवे लाइन पर जंगली जानवरों की मौत की कितनी घटनाएं हुई हैं और क्या इन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ही निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था? अगर हाँ, तो ये कब प्रस्तावित किया गया था और अब तक इस पे पूरा ना करने के क्या कारण है और क्या भविष्य में इसके लिए कोई नीति तैयार की जाएगी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मुख्य वन्य जीव वार्डन मध्य प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 साल के दौरान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली कटनी, ब्योहारी, चोपन रेलवे लाइन पर जंगली जानवर मारे गए हैं। 2018-19 में 9 जानवर मारे गए, 2019-20 में 6 जानवर मरे और 2020-21 के दौरान 3 जानवर मारे गए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की अनुशंसा के अनुसरण में मुख्य वन्यजीव वार्डन मध्य प्रदेश ने संजय बाग रिजर्व में 27.5 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी को दोहरा करने के लिए मार्च 2018 में सशर्त अनुमोदन जारी किया था। अनुमोदन में उपशमन उपायों में इंफ्रारेड कैमरा आधारित EI, भूकंपीय और वायरलेस सेंसर आधारित निगरानी तंत्र, उपयुक्त स्थानों पर मवेशी रोधी अवरोधकों की स्थापना, साथ ही पर्याप्त अंडरपास उपलब्ध कराया गया जैसे प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन भी इसमें शामिल है। परियोजना को शुरू करते समय उपशमन के उपाय भी किए जाते हैं। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।